तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका मुद्रा एवं साख। इसके जो है हम आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है वो ठीक से पढ़ पाएँ। तो चलिए नोट्स को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो पर जो है मैंने बहुत ही आपके लिए एक छोटा सा टारगेट रखा है 50 लाइक्स का। अगर आप इस टारगेट को पूरा करते हैं तो मैं और मोटिवेट हो जाऊँगा वीडियोज़ बनाने के लिए। और दूसरी बात यह कि ये जो है नोट्स के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो। और अगर आपको इसका फुल चैप्टर देखना है वीडियो का तो आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फुल वीडियो देख सकते हैं। और ये जो आपको मैं आज नोट्स बताने वाला हूँ ये बेस्ड ऑन डिलीटेड सिलेबस है, यानी सारे जो भी पॉइंट्स हैं आपके इम्पोर्टेंट वो डिलीटेड सिलेबस पर बेस्ड है, यानी इस साल जो आपका सिलेबस डिलीट हुआ है उस पर बेस्ड है। तो चलिए नोट्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी वस्तु विनिमय क्या है, इसके बारे में हमने जो था पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय क्या है कि एक चीज़ के बदले आपको कोई दूसरी वस्तु मिले, यानी एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु मिले। ऐसा नहीं कि आपको पैसे देने हैं। तो ये जो है आपका क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का समाधान संभव हुआ। यानी मुद्रा का आविष्कार हुआ, जब हमारे पैसे या हमारी जो करेंसी थी उसका जब डिस्कवरी हुई, उसके बाद क्या हुआ, जो वस्तुओं की जो प्रणाली थी वस्तु विनिमय प्रणाली, उसमें दोनों लोगों की ज़रूरतों की चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता है। हमें बस पैसे देने होते हैं, उसके बदले कोई भी हमें जो है अगर हमें चीज़ खरीदनी है तो हम वस्तु को खरीद सकते हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दूँ कि आपको कोई जूते चाहिए, ठीक है। अब आपको जूते चाहिए और आपके पास आलू है उसे देने के लिए। अब जो दूसरा जूते वाला आदमी है उसके पास उसे आलू नहीं चाहिए, उसे अपने जूते तो बेचने हैं जो जूते वाला है, पर उसे आलू नहीं चाहिए। तो अब आपको ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो जूते भी बेचता हो और आलूओं को भी लेता हो। तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत कठिनाई होगी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में। लेकिन जब से करेंसी का निर्माण हुआ, पैसे आए, जब करेंसी आई तो उससे क्या हुआ, मुद्रा से, कि आपका जो दोहरा संयोग, यानी आपको जो दोनों संयोगों को ढूंढना पड़ता था कि हम भी बेचना चाह रहे हो और वो भी खरीदना चाह रहा हो और वो भी बेचना चाह रहा हो, यानी ये तीनों चीज़ जब मिल जाए तभी जो है हम वस्तु विनिमय कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले बहुत कठिन था, लेकिन मुद्रा के आने से बहुत आसान हो गया। जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता हो और दूसरा व्यक्ति भी बेचने की इच्छा रखता हो और दोनों खरीदने की भी इच्छा रखते हो, यानी ये इसे देगा ये चीज़ और इसके बदले ये इसे चीज़ देगा, इसे क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी दोनों को आवश्यकता है तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हम कहेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कागजी मुद्रा कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोटों से है। यानी कागजी मुद्रा क्या है कि कागज़ से बहुत सारे जो नोट हैं वो बने रहते हैं और उनके ऊपर उनका मूल्य लिखा रहता है कि वो इतने 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है या फिर 1000 का नोट है। उसके ऊपर लिखा रहता है कि वो कितने का नोट है, जिसे हम कागजी मुद्रा कहते हैं और वो कागज़ से बनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोना, चांदी, निकल, तो तांबा आदि किसी भी धातु के उपयोग से बनी मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहते हैं। यानी ऐसी मुद्राएं, जैसे हम सिक्के उदाहरण के लिए ले सकते हैं, ऐसी मुद्राएं जो सोने से बनी हो, चांदी से बनी हो, निकल, तांबा और कोई भी धातु है, कोई भी जो आपका मेटल है उससे बनी हो, उसे हम क्या कहेंगे, धात्विक मुद्रा। यानी आपकी जो पैसे हैं वो धात्विक मुद्रा है। ये भी आपको याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करने के कारण मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी विनिमय प्रक्रिया, यानी हमें एक चीज़ खरीदनी है, दूसरे को भी एक चीज़ बेचनी है और ख़रीदनी है, यानी उसे किसी और से कुछ और चाहिए, हमें उससे कुछ और चाहिए। तो इस तरह से हमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वो चाहिए रहती हैं। तो मुद्रा क्या करती है कि हमें वस्तु विनिमय नहीं करने देती। हमें जो है हम पैसे उसको देंगे, उसके बदले में वो हमें वस्तु दे देगा, तो हमें जो है ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये जो है दो ग्राहकों या फिर दो लोगों के बीच क्या कायम रखता है, मध्यस्थता, यानी उनके बीच में जो है एक तरह का लेन देन कायम रहता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में तभी मान्य होती है
जब उस देश की सरकार उसे इस कार्य के लिए प्राधिकृत करती है, वह कानूनी मान्यता प्रदान करती है। यानी मुद्रा को कब एक दूसरे को हम दे सकते हैं? अब ऐसा तो है नहीं अपनी मर्जी से कोई भी मुद्रा बना ली और उसको दे दिया और कोई भी चीज़ खरीद ली, ऐसा नहीं है। पूरी सरकार जो है उस चीज़ को मान्यता देगी। अगर सरकार उसको कानूनी तौर पर दूसरे तरीके से प्राधिकृत करेगी, उसी के बाद जो है हम उस मुद्रा का उपयोग कर पाएंगे और विनिमय कर पाएंगे, यानी चीज़ों को खरीद पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी कागज़ का टुकड़ा है उस पर 100 लिख दिया और उससे हम कुछ भी खरीदे, नहीं, सरकार की मान्यता भी ज़रूरी है। और आप ना इन पॉइंट्स को बीच बीच में नोट करते रहा करो, क्योंकि ना अगर आप नोट करोगे और 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको ठीक से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएंगे। तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न मूल्यों के करेंसी नोट जारी करता है। यानी भारत में कौन नोट छापता है? हमारे देश की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों को छापने का काम करता है। और सारे जितने भी केंद्र सरकार उसे कहती है कि आप जो है नोट छापो, यानी जो केंद्र में सरकार है, जो प्रधानमंत्री की सरकार है, वो कहेगी कि आप नोट छापो और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को छापेगा या फिर करेंसी जारी करेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उधार देने या निवेश करने के ध्येय से जनता के मांगने पर या चेक आदि के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जमाएं स्वीकार करने को बैंकिंग कहते हैं। यानी अब यहाँ पर बैंकिंग के बारे में बताया गया कि बैंक क्या है, बैंकिंग क्या है। तो उधार देने, हमें उधार चाहिए तो हम बैंकों के पास जा सकते हैं। निवेश करने यानी हमें पैसा जमा करना है तो हम उनके पास जा सकते हैं, बैंकों के पास। अगर हमें चेक जमा करना है बैंक में, चेक जो है किसी से साइन करवा के लाए, उसको करेंसी निकालनी है उसकी, तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय कहीं पैसे भेजने हैं उसके लिए भी बैंकों द्वारा ही स्वीकार किए जाते हैं और इसे हम बैंकिंग कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बैंक, सहकारी समितियों आदि ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। औपचारिक यानी कानूनी तौर पर इन्हें मान्यता मिली हुई है। जो बैंक हैं, जो सहकारी समितियां हैं, और ये क्या करते हैं कि ऋण देते हैं लोगों को, और ये औपचारिक स्रोत हैं इसलिए। उसके बाद अनौपचारिक ऋण में साहूकार, दोस्त, रिश्तेदारों आदि से लिया गया ऋण आता है। यानी अनौपचारिक जो कि न कागजातों में लिखा हुआ है न कुछ है, उसे किस ऋण में डालेंगे हम? अनौपचारिक ऋण में। यानी वहाँ पर जो है कर्ज हम किससे ले रहे हैं? न उसमें कोई लिखा पढ़ी है, न कुछ, अगर आपको मैं बताऊं, न कुछ पेपर्स तैयार है, न कुछ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनौपचारिक ऋण, जिसमें साहूकार से ले लेते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा ब्याज पर, अपने दोस्तों से ले लेते हैं। अब थोड़ा पैसा चाहिए तो चलो कोई नहीं, दोस्तों, अब 1000-2000 चाहिए तो हम बैंक के पास थोड़ी जाएंगे, दोस्त से ही ले लेंगे। तो इस तरह से रिश्तेदार हो गए हमारे, इस तरह से जो है हम अनौपचारिक ऋण को लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वह समर्थक ऋणाधार, यानी ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और वह इस संपत्ति का उपयोग उधारदाता को गारंटी प्रदान करने के लिए करता है। यानी समर्थक ऋणाधार क्या है कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपने क्या किया? अपना जो भी गहने हैं, सोना चांदी, या फिर आपका कोई मकान है, उसे गिरवी रख दिया। अगर आपको समर्थन ऋणाधार हम उसे कहेंगे कि आपने कोई चीज़ गिरवी रख दी ताकि वो जो है आप पर भरोसा करे, कोई भी व्यक्ति, साहूकार हो या आपका कोई दोस्त हो, वो आप पर भरोसा करे और गारंटी के रूप में उस चीज़ को गिरवी रख ले अपने पास और आपको पैसे दे दे, और आप बाद में उसे छुड़ा भी सकते हैं अपनी चीज़ को। समर्थक ऋणाधार के उदाहरण है कृषि भूमि। यानी समर्थक ऋणाधार में क्या क्या आता है कि आपने किसी से जो है खेत पट्टे पे ले लिया और उस पर खेती की और बाद में उसे वापस कर दिया पैसे देते हुए। इमारतें, गाड़ी, पशु, मकान, जेवर बैंकों में जमा मांग आदि हितों की रक्षा के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। यानी आपको क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको कुछ गिरवी रखना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भूमि है कृषि की, उसको गिरवी रख सकते हैं। आपकी कोई बिल्डिंग है, आपका कोई घर है, गाड़ी को भी गिरवी रख सकते हैं। पशु है, आपका कोई मकान है, आपके जेवर हैं, उनको भी आप जो है गिरवी रख सकते हैं। और हम जो है इन चीज़ों को अपने ऊपर यानी अपनी रक्षा पर गिरवी रखेंगे, और इसलिए हम इन चीज़ों के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारी होती हैं और इसलिए हम जो है इनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक स्वयं सहायता समूह का एक सफल उदाहरण है। अब स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह यह है कि एक अगर गरीब व्यक्ति है तो उसे कोई लोन नहीं देता, क्योंकि उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं। अब बैंकों को तो कुछ चाहिए, अगर मान लो उसने लोन नहीं चुकाया तो वो बैंक किससे लेगा? तो इसलिए अगर बहुत सारे समूह मिलकर, मतलब बहुत सारे लोगों का एक समूह बन जाए और वो समूह ले लोन को, तो इससे क्या होगा कि बैंक भी लोन दे देगा। अगर किसी के पास ज़मीन भी नहीं होगी फिर भी बैंक लोन दे देगा, क्योंकि एक समूह आ रहा है उनके पास, तो वजन पड़ रहा है बात में इस तरह से। और
और बांग्लादेश में ऐसा सबसे बेहतर है कि बांग्लादेश में अधिकतर लोग जो हैं वो बैंकों से ही लोन लेते हैं। कोई भी जो है वो साहूकार या फिर अनौपचारिक लोन लेने में, ऋण लेने में विश्वास नहीं रखता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक व 2006 में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, यानी जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, मोहम्मद यूनुस, ये आपको याद रखना है। और इन्हें जो है 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उचित शर्तों के साथ ऋण उपलब्ध करवाया जाए तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी बड़ी गतिविधियों के जरिए विकास का बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। यानी अगर सबको जो है कम कीमतों पर ऋण दिया जाए, ग्रामीण इलाकों में जो लाखों लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, अगर उनको भी लोन दे दें, ऋण दे दें, तो इससे क्या होगा कि वो भी विकास करेंगे धीरे धीरे। अब अगर मान लो उन्होंने लोन लेके पैसे बिजनेस में लगा दिए, अगर वो मान लो 1-2 फेल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे फेल होंगे, लेकिन आधे तो विकास करेंगे, आधे तो सक्सेस करेंगे, तो वो जो है आपको एक तो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक वालों को। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बैंकों को क्या करना चाहिए कि ऋण जो है वो कम कीमतों पर और ज़्यादा उपलब्ध कराना चाहिए ताकि देश भी विकास कर सके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यानी चेक क्या है, अब आपको साइड में फ़ोटो दिख रही होगी चेक की, तो वो चेक है। तो इसमें क्या होता है कि एक चेक पर नाम लिखा होता है कि किसे पैसे देने हैं, और उसके बाद उस पर प्राइस लिखा रहता है कि इतने रुपए इसे देने हैं। और उसके बाद जब आप बैंक में जब लेकर जाओगे उसे जमा कराओगे, तो उस व्यक्ति के अकाउंट से जिसके साइन है आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है बिना किसी भी पैसे की लेन देन के आप इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हो चेक द्वारा। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत आसान तरीका होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज बहुत जो है वो हो रही है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर में था वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं था, इसलिए मैंने नोट्स में उसे नहीं लाया, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में वो पूछा जाने नहीं वाला। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, टारगेट पूरा कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।